हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली जो क्लासेस है उसमें हमने पढ़ा था खाद्यान्न फसलों के बारे में, और मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपकी जो दलहनी फसलें हैं उनके बारे में। तो आज से हम शुरू करेंगे दलहनी फसलों के बारे में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, दलहनी फसलों में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे उड़द के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं उड़द के बारे में। सबसे पहले उड़द। देखिए, उड़द को जो है वानस्पतिक नाम क्या होगा इसका? विग्ना मूंगो। क्या होगा स्टूडेंट्स? विग्ना मूंगो जो है इसका वानस्पतिक नाम होगा। अब आप जो है इससे कंफ्यूज ना होए कि इसके पीछे मूंगो लगा हुआ है तो आप ये समझ ले कि ये जो है मूंग का वानस्पतिक नाम होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एग्जाम में भी बहुत बार कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए जो है इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप जो है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि विग्ना मूंगो किसका वानस्पतिक नाम होगा? उड़द का वानस्पतिक नाम है। ठीक है स्टूडेंट, इसका कुल क्या होगा स्टूडेंट? लेग्यूमिनेसी। सभी दालें लगभग सभी दालें जो है लेग्यूमिनेसी के अंदर ही आती है। देखिए, उत्पत्ति कहाँ हुई है इसकी? भारत के अंदर। कहाँ से हुई है स्टूडेंट? ये हमारी कंट्री से ही जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, भारत से। ठीक है, अब इसके जो है कुछ महत्व या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, उसके बारे में देखते हैं। यह एक दलहनी फसल है, इसमें प्रोटीन 20% पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, उड़द जो है सब जानते हैं, उड़द क्या है? एक दलहनी फसल है, दाल है, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो कितना होता है? 20 से 25% प्रोटीन होता है। वैसे तो देखिए, दालें, सभी जो दालें होती है वो सभी क्या होती है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। और जो उड़द है उसके अंदर कितना परसेंट होता है? 20 से 25% जो है इसके अंदर प्रोटीन होता है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स की खेती जो है हमारे राजस्थान के अंदर इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है? तो देखिए, राजस्थान में इसकी खेती होती है कोटा संभाग में, उदयपुर संभाग में, अलवर, भरतपुर जिलों में प्रमुखता से की जाती है। यानी इन जगहों पर जो है इसकी खेती क्या की जाती है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है इनकी खेती की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार की जलवायु चाहिए होगी उड़द की फसल को? उड़द की फसल को चाहिए, उड़द के लिए जो है गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की? आर्द्र एवं जो है आपकी गर्म जलवायु की जो है आवश्यकता होगी आपको। उसके बाद इस फसल के लिए तापमान जो है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है। कितना? 20 to 30 जो है आपका बेस्ट इसका जो है टेम्परेचर होगा इस फसल को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसकी खेती जो है 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थान पर की जा सकती है। यानी कि जहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर होती है वहाँ पे जो है आप आसानी से इस फसल को उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? जलवायु हो गई। अब देखते हैं मृदा। मृदा मतलब मिट्टी कैसी चाहिए होगी, किस प्रकार की जो है मिट्टी के अंदर ये अच्छे से ग्रो करेगी फसल। इस फसल के लिए जो है दोमट एवं चिकनी दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ समझाई थी कि जो मोस्ट ऑफ दी जो है फसलें होती है वो किसके अंदर? आपकी जो दोमट हो गई, बलुई दोमट हो गई, चिकनी मिट्टियाँ जो हो गई, इन्हीं प्रकार की जो है मिट्टी में ज़्यादातर जो है फसलें ग्रो करी जाती है। तो आपके लिए क्या है, इस जो उड़द की फसल है वो दोमट और चिकनी दोमट जो मिट्टी होगी उसके अंदर ये आसानी से आपकी ग्रो कर सकते हो। अगर पीएच की बात करें तो मृदा का पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 8 के मध्य होना चाहिए ना। 6 to 8 जो है इसके लिए ठीक रहता है पीएच। जिस मिट्टी का पीएच 6 से 8 होगा वो इसके लिए बेस्ट होगी। अब देखिए, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये देखिए, आपको हर प्रकार की मिट्टी जो जब भी आप जिस भी मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या होना चाहिए? उस खेत के अंदर, उस मृदा के अंदर जो जल निकासी है वो क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ये हर फसल के अंदर पढ़ना चाहिए आपको और लिखना भी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा जब पानी भर जाता है खेत के अंदर तो वो क्या होना चाहिए? जब बारिश ज़्यादा होती है तो आपका जो है आप उस खेत से जो है पानी की जल निकासी अच्छी, यानी कि पानी भरता है जब, तो वो आराम से आसानी से जो है निकल जाना चाहिए। ठीक है, वरना अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो आपकी फसलों को क्या कर देगा? वो गला देगा। इसलिए बोला जाता है कि अच्छी जल निकासी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं किस्में। देखिए, किस्में कौन कौन सी होगी स्टूडेंट? T9, ठीक है, कृष्णा,
पंत 19, 10 और 30, इसको कैसे याद कर सकते हो? पंत 19 भी है, पंत 10 भी है और पंत 30 भी है। तो ठीक है, इसको एक साथ ही अपन ने लिख दिया, पंत 19, 10 और 30। ठीक है, एक तो हो गई आपकी T9, एक हो गई आपकी कृष्णा, एक हो गई आपकी पंत 19, पंत 10 और पंत 30। ठीक है, अगली है आपकी बरखा। ठीक है, बरखा, उसके बाद जवाहर, उड़द 2, LBG 20। ठीक है, ये आपकी जो है उड़द की उन्नत किस्में बोली जाती है। ठीक है, अब बीज दर देखते हैं स्टूडेंट्स। बीज दर के लिए देखिए, सामान्य और एकल फसल, यानी कि सामान्य फसल या एकल फसल जब हम बुआई करेंगे तो उसके लिए कितना चाहिए होगा? हमको 15 से 20 kg पर हेक्टेयर जो है हमको चाहिए होगा। कितना? 15 से 20, जब हम एकल फसल ले रहे हैं। ठीक है, एकल फसल मतलब पूरे खेत में एक ही प्रकार की फसल लेंगे, तब हमको कितना चाहिए होगा? 15 से 20 kg पर हेक्टेयर जो हमारी बीज दर, यानी इतना बीज आपको 1 हेक्टेयर के अंदर डालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं मिश्रित फसल हेतु। ठीक है, मिश्रित फसल का मतलब है जब आप एक से अधिक फसलों का जब एक ही खेत में बुआई करते हो तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? कितना जो है आपका रहेगा? 8 से 10 kg पर हेक्टेयर आपकी बीज दर रहेगी। जब आप किसी अन्य फसल के साथ भी इसको उड़द को जब उगाएंगे तो आपका कितना रहेगा? 8 से 10 kg पर हेक्टेयर की दर से आपको बीज डालना पड़ेगा खेत में। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई उड़द की बीज दर। अब बात करें बीज उपचार की। देखिए, बीज उपचार, बुआई से पूर्व बीजों को थायराम व कार्बेंडाजिम दवा 2-3 ग्राम दवा पर हेक्टेयर की दर से बीज उपचार करें। ठीक है, कौन कौन सी दवाएं? थायराम या कार्बेंडाजिम जो दवा है आपकी, उससे आप इसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, मतलब बीज उपचार के लिए इसको काम में ले सकते हो आप। उसके बाद देखिए, इसके बाद राइजोबियम कल्चर से भी बीज उपचार करके बुआई हेतु काम में लेना चाहिए। ठीक है, राइजोबियम कल्चर भी आप जो है कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करें बुआई का समय एवं विधि के बारे में, यानी कि किस टाइम पे जो है इस फसल को ग्रो किया जाता है। देखिए, मानसून की वर्षा शुरू होते ही मध्य जून से मध्य जुलाई में बुआई की जानी चाहिए। ठीक है, कब कब? आपकी जो है मध्य जून से मध्य जुलाई, यानी कि बारिश शुरू होते ही जो है आप इसको इसका बीज जो है खेत में डाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? कब? बारिश शुरू होते ही मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच में इसको जो है आप बीज डाल सकते हो खेत में। अब देखो, कतार में बुआई करने पर L/P कितना चाहिए आपको? 30 से 70 सेंटीमीटर रखें। ठीक है, कितना चाहिए आपको? यानी कि लाइन टू लाइन कितना होगा? 30 होगा। और प्लांट टू प्लांट कितना होगा स्टूडेंट्स? आपका होगा प्लांट टू प्लांट 70। तो ये L/P कितना हो गया आपका? 30 × 70। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? मतलब इतना जो है आपकी कतार से कतार की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको इतनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और बीज की गहराई, बीज कितनी गहराई पर डालोगे आप? 5 से 10 सेंटीमीटर की डेप्थ, यानी कि जब आप बीज को डालोगे तो कितनी गहराई पे होना चाहिए? 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं खाद और उर्वरक। ठीक है, खाद और उर्वरक देखेंगे स्टूडेंट। नाइट्रोजन कितना चाहिए होगा आपको? 20 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, और फास्फोरस कितना? 60 kg पर हेक्टेयर। और पोटेशियम कितना? 30 kg पर हेक्टेयर। यानी कि NPK की मात्रा कितनी होगी आपकी? जो है 20 kg, फास्फोरस 60 kg और पोटेशियम आपका कितना होगा? 30 kg। ठीक है, अब अगर बात करें सिंचाई की, तो देखिए सिंचाई कितनी? वर्षा आधारित फसल होने के कारण कम सिंचाई करनी चाहिए। समय पर वर्षा न होने पर फूल आते समय, फल बनते समय सिंचाई की आवश्यकता जो है पड़ती है। ठीक है, अवश्य उस टाइम पे आपको करनी चाहिए। देखिए, आपकी जो उड़द है, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, कब इसकी बुआई कर रहे थे हम? इसकी बुआई कर रहे थे हम वर्षा शुरू होने पे, है ना? तो ये क्या है? वर्षा आधारित फसल है। अब वर्षा आधारित फसल है, इसलिए हमको इसकी बुआई क्या करनी पड़ती, मतलब सिंचाई जो है आपकी वो आपको क्या करनी पड़ती है? कम करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि बारिश ना आए, तो उस टाइम पे आप कौन से इसकी क्रिटिकल स्टेज कौन सी हो गई? आपकी जो स्टेजेस हैं वो है फूल आते समय, फल बनते समय और वर्षा न होने पर फूल आते समय और फल बनते समय, यानी फूल और फल बनते समय जब है आप सिंचाई कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई उड़द की सिंचाई के बारे में। अब देखते हैं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? बुआई के 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु
खेत तैयार करते समय बुआई से पूर्व पेंडामेथिलिन 3 लीटर या एलाक्लोर जो है आपका 2 लीटर को 500 लीटर पानी में मिलाकर बोने के बाद व अंकुरण से पूर्व भूमि में मिलाएं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आपने पहले तो या तो निराई गुड़ाई करके आप खरपतवारों को निकाल सकते हो, या जब हमने बीज नहीं डाला उससे पहले ही जो है आप भूमि को क्या कर सकते हो, उपचारित कर सकते हो इनके द्वारा। ठीक है, उससे आपका जो है खरपतवार नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं कीटों के बारे में। तो सबसे पहले कीट है आपका सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी कीट, देखिए इस कीट की रोकथाम के लिए मोनोकोएफॉस 36 WEC या मिथाइल डेमेटोन 25 cc 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़के। ठीक है, किसके लिए, सफ़ेद मक्खी कीट के लिए। ठीक है, दूसरा है आपका फलीछेदक कीट, इसके लिए भी आप सेम जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों के लिए आप सेम दवा यूज़ कर सकते हो। ये हो गए आपके कीट, कौन कौन से कीट हैं आपके, सफ़ेद मक्खी कीट और फलीछेदक कीट, ये हो गए आपकी उड़द के कीट। ठीक है, अब बात करते हैं अगर रोग की। देखिए स्टूडेंट, रोग कौन कौन से होंगे, पहला होगा आपका पीतशिरा मोजेक रोग। कौन सा होगा, पीतशिरा मोजेक रोग। इसके अंदर क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप इस रोग का प्रसार सफ़ेद मक्खी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सफ़ेद मक्खी के द्वारा इस रोग का प्रसार होता है, यानी कि ये रोग जो है बढ़ता है। ठीक है, इसकी रोकथाम करने के लिए मिथाइल डेमेटोन, कौन सा, मिथाइल डेमेटोन 0.25% मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव करें, तो ये जो पीतशिरा मोजेक आपका रोग है उससे आप क्या कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें पत्ती धब्बा रोग की। ठीक है स्टूडेंट, पत्ती धब्बा रोग में क्या है, इसकी रोकथाम करने के लिए उपचारित बीजों का उपयोग करें। मेनकोजेब दवा 2 किलो पर हेक्टेयर की मात्रा काम में ले। तो या तो आप क्या करो, जो बीज उपचारित करते हैं, हम बीज उपचार शुरू से पढ़ते हैं, तो या तो आप उपचारित बीजों को जो है काम में ले या फिर मेनकोजेब दवा का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगला होगा आपका धब्बा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णी फफूंद, तीनों ही बोल सकते हो आप। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, इस रोग के कारण पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर के धब्बे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, धब्बा रोग बोला है जैसे हमने, और पाउडरी मिल्ड्यू भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, सफ़ेद कलर के पाउडरी जो है आपके पाउडर के धब्बे बन जाते हैं इस रोग के कारण, ये इसके लक्षण होंगे। ठीक है, इसकी रोकथाम करने के लिए केराथियान दवा 1 लीटर मात्रा 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर पर हेक्टेयर की दर से अगर आप छिड़काव करोगे तो आप इस रोग को क्या कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके रोग। कौन कौन से रोग पढ़े स्टूडेंट हमने, पीतशिरा मोजेक रोग, पत्ती धब्बा रोग और धब्बा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णी फफूंद, ये। ठीक है, अब बात करते हैं उड़द की उपज के बारे में। ठीक है, उपज कितनी होगी, 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है स्टूडेंट, ये उपज है उड़द की 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। और इसी के साथ जो हमारा उड़द है वो क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे अगली दलहनी फसल के बारे में। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। एग्जाम में बहुत बार इसका वानस्पतिक नाम और जो है कुछ इसके कीट वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।